Hello everyone, I am Muhammad Arif, your English teacher, and today we will keep continue the explanation of the chapter A Truly Beautiful Mind. Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. दुनिया में उनकी प्रसिद्धि के साथ ही कोइंसाइडेड के साथ ही उनका एक व्यक्तिगत अध्याय आइंस्टाइन का शुरू हो गया था। आइंस्टाइन का एक नया व्यक्तिगत अध्याय शुरू हो गया था। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी परस्पर सिद्धांत पर जो परस्पर संबद्धता का जो आम सिद्धांत है उनका वो उन्होंने पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या उपलब्ध कराई। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ उसने उनकी इस थ्योरी को एकदम सटीक साबित कर दिया। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टाइन ने एडवांस यानी पूर्व में ही करेक्टली कैलकुलेटेड एकदम सही पूरी गणना कर ली थी किसकी, द एक्सटेंट प्रभाव की, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, जिसकी वजह से जो स्थिर तारे होते हैं उनका जो प्रकाश होता है डिफ्लेक्ट होना, किसी चीज़ से टकराकर इधर उधर भाग जाना, विक्षेपण जिसको बोलते हैं हिंदी में, यानी वो विक्षेपित होती थी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। किस वजह से? सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से। सूरज के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से स्थिर तारों के प्रकाश का जो विक्षेपण होता था उसके प्रभाव की गणना आइंस्टाइन ने पूर्व में ही पहले ही आरंभ में ही कर ली थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अखबारों ने उनके इस काम को वैज्ञानिक क्रांति कहा और उनकी तारीफ भी की। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन ने 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। He was showered with honors and invitations from all over the world and loaded by the press. उनके ऊपर इसके बाद सम्मानों की और निमंत्रणों की लगभग पूरी दुनिया से बौछार हो गई। एंड लोडेड बाय द प्रेस, लोडेड सराहना, और प्रेस ने, मीडिया ने उनकी इसकी काफ़ी प्रशंसा की, सराहना की। When the Nazis came to power in Germany in 1933, 1933 में जब नाजी लोग हुकूमत में आए, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टाइन वहाँ से स्थानांतरित होकर यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका चले गए। 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। जब न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब टूटना, जब नाभिकीय विखंडन की खोज बर्लिन में हुई, उसने अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे इन एन अप्रोर यानी उन्हें क्या कर दिया, वो वेरी अपसेट, बहुत ही जो है परेशान हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लैड फ्रॉम फासिज्म, उनमें से काफ़ी लोग फांसीवाद की वजह से चले गए। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरह से आइंस्टाइन चले गए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, और अब वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि कहीं नाजी लोग एटॉमिक बम का निर्माण ना कर लें, क्योंकि नाजी लोग एटॉमिक बम का निर्माण कर सकते थे। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक साथी की के आग्रह पर, अर्जिंग आग्रह करना, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और कब लिखा? 2 अगस्त 1939 को। इन विच ही वॉर्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, सचेत किया, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस तरह का एक भी बम
एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर उसे बंदरगाह में फोड़ा जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। वो केवल बंदरगाह को नहीं बल्कि उसके आसपास के काफ़ी बड़े इलाके को तबाह कर सकता था। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, यानी उनके शब्द प्रभाव से खाली नहीं रहे, असफल नहीं रहे, यानी उनके शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन। अमेरिका के लोगों ने चुपचाप गुपचुप तरीके से अपना खुद का एटॉमिक बम विकसित कर लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त 1945 में उन्होंने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराकर इसका प्रयोग किया। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इस तबाही की अधिकता से आइंस्टाइन कांप गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन, डियर स्टूडेंट्स, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है और राष्ट्रों के आचरण और व्यवहार पर को ऑब्जर्व करती है। इस बार उन्होंने एक मिसिव कहते हैं, एक लेटर को ख़ास तौर से स्पेशली जो लॉन्ग एंड ऑफिशियल यानी लंबा होता है और ऑफिशियल होता है, तो इस बार उन्होंने एक पत्र जो है यूएन यूनाइटेड नेशंस को लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने एक विश्व सरकार को बनाने का सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट को लिखे गए लेटर के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसने कोई प्रभाव नहीं दिया, यानी उन्होंने इसके ऊपर गौर नहीं किया और विश्व सरकार बनाने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन गॉट एवर, अगले 10 सालों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन जो थे वो और अधिक राजनीति में सक्रिय हो गए, शामिल हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। यानी वो क्या कर रहे थे, जो हथियारों का निर्माण है, आर्म्स बिल्डअप, उसका अंत करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी जो उनकी प्रसिद्धि थी उसको वो जो है शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयोग कर रहे थे, उनकी बहाली के लिए कैंपेन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन 76 साल की उम्र में 1955 में देहांत हुआ उनका, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उन्हें जो है उनका स्वागत हुआ या उनको एक तरह से माना गया। क्या माना गया? विजनरी माना गया। विजनरी किसे कहते हैं? जो दूर की सोच रखने वाला होता है, भविष्य को बहुत पहले से उसका अंदाज़ा लगा लेता है। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व नागरिक के रूप में, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जितना उन्हें वैज्ञानिक जीनियस, अपूर्व बुद्धि वाले के रूप में उनका सम्मान किया गया, इसी तरह से उन्हें एक विश्व नागरिक और एक भविष्य दृष्टा के रूप में भी उनको याद किया गया। थैंक यू चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल ओवर फॉर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड।